हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल की क्लास के आगे हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा था भारत के सामान्य परिचय में विश्व या ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति, भारत के एशिया महाद्वीप में स्थिति और पड़ोसी देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति। इसके बाद में हमने देखा था अक्षांश व देशांतर रेखाओं में विस्तार के साथ भारत को। आज हम एक बार अपनी विगत क्लास को रिमाइंड करते हैं और देखते हैं ग्लोब पर भारत की स्थिति। ग्लोब पर भारत की स्थिति, इस संदर्भ में हमने देखा था ग्लोब के संदर्भ में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट स्थिति हमने देखी थी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति। यहां हमने देखा था एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी एशियाई देश है या दक्षिणी एशिया में स्थित है, दक्षिणी एशिया में आता है। नेक्स्ट स्थिति में हमने देखा था भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में। यहां हमने भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से और किस दिशा में हैं चर्चा की थी। भारत की पड़ोसी देशों के संदर्भ में स्थिति। पड़ोसी देशों के संदर्भ में स्थिति। इसके संदर्भ में हमने कुछ देशों की स्थिति को देखा था। साथ हमारे सीमावर्ती देशों की स्थिति में हमने देखा कुछ देश हमारी सीमाओं से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम व पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट स्थिति हमने देखी थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्थिति को हमने देखा था हमारे उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। वहीं हमने चाइना की स्थिति देखी थी। चीन भारत के संदर्भ में उत्तर में स्थित है। नेपाल के संदर्भ में हमने देखा था नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। भूटान के साथ हमने देखा था भूटान भारत के उत्तर में स्थित है। साथ ही हमने म्यांमार की स्थिति को देखा था। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। और साथ हमने सातवें देश बांग्लादेश की स्थिति को देखा था। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। ये हमने विगत क्लास तक भारत के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त की थी। आगे की जानकारी हमने भारत के विस्तार को लेकर के की और भारत के विस्तार के संदर्भ में अक्षांश और देशांतरों को लेकर के हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की
स्थिति व विस्तार। स्थिति और विस्तार में हमने देखा था अक्षांश, और अक्षांशों में भारत के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। अक्षांश स्थिति में भारत पूर्णतः उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, इसलिए सभी अक्षांश हैं वो उत्तरी अक्षांश आते हैं। जैसा हमने चर्चा की भारत के संदर्भ में इस प्रकार से हमारी सीमाओं की आउटलाइन जो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इनको हमने इस प्रकार से देखा था। अब अक्षांश स्थिति में भारत की जो पोजीशन है वो किस रूप में पाई जाती है? हमने शुरुआती जो अक्षांश हैं, भारत की मुख्य भूमि के अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ माना था, वह अंततः हमारा विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। वहीं हमने द्वीपीय स्थिति के साथ में देखा था, यहाँ कुछ द्वीपों की जो अवस्था है उसमें हमारी स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत पूर्णतः उत्तरी अक्षांशों में है, और इसी संदर्भ में हमने देखा था इस प्रकार से हमारे अक्षांश में एक मध्यवर्ती अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। इसके संदर्भ में हमारी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और चर्चाएं थी। उनमें था कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वहां हमने इसको देखा था। भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों की स्थिति में हमने देखा था गुजरात राज्य है, राजस्थान राज्य है, एमपी मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, झारखंड राज्य है, वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल राज्य है। फिर स्थिति हमने देखी थी त्रिपुरा राज्य है, और अंत में हमने देखा था मिजोरम राज्य है। इस प्रकार से हमारे 8 राज्यों की स्थिति में हमने अक्षांशों के साथ कर्क रेखा का विस्तार देखा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से राज्यों में वह शहर, वह राजधानी नगर जो कर्क रेखा के निकट पड़ते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होता है। ये जानकारियां हमने देख ली थी। जो इस चैनल पर नए विद्यार्थी हैं वो यहाँ इसको एक बार इस क्लास के साथ पुनः रिमाइंड करें, और जो नियमित क्लास देख रहे हैं वो इसके आगे की स्थिति में देखें। चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ हम कुछ जानकारियां अतिरिक्त और लेना चाहेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा था कि हमारे अक्षांशों का विस्तार लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। 30 डिग्री अक्षांश के मध्य 30 डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है। ये प्रश्न लगभग आ चुका है एग्जामों में, और बार बार इसका देने का रीजन भी यही रहा है। अक्षांशों में भारत का विस्तार पाया जाता है, लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब अक्षांशों के मध्य लगभग 30 डिग्री है, तो वो स्थिति हमें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य पाई जाने वाली स्थिति के साथ दिखलाई पड़ती है। अब अक्षांशों पर इससे अतिरिक्त एक प्रश्न और होता है, वो इस संदर्भ में पूछ लिया जाता है भारत की भूमध्य रेखा से निकटतम दूरी पाई जाती है। तो अगर इस संदर्भ में हम देखें, हमारे अक्षांशों की जो शुरुआत है वो हमने मुख्य भूमि की सीमावर्ती भाग, जिसको हमने तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से माना था। इस कन्याकुमारी से हमारे दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा 0 डिग्री गुजरती है। यहां से हमारी स्थिति 876 किलोमीटर के साथ पाई जाती है। 876 किलोमीटर दूरी के साथ स्थित है। इस प्रकार से बनने वाले प्रश्न थे। अब आगे हम चर्चा करें हमारे देशांतरी विस्तार की,
तो देशांतरीय विस्तार पर हम देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार किस अवस्था में पाया जाता है। इस स्थिति को जानने के लिए हमने सबसे पहले यह देखा था कि हमारी देशांतरीय स्थिति में हमारे सभी जो देशांतर हैं वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण पूर्वी देशांतर माने जाते हैं, पूर्वी देशांतर आते हैं। अब यहां हम देखें भारत की जो शुरुआत है वो भारत की शुरुआत, यहां हम आगे की ओर बढ़ें तो देखिए भारत के संदर्भ में ये स्थिति देशांतरों के लिए बनती है। इन देशांतरों में भारत है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्णतः पूर्व की ओर पड़ता है। इस 0 डिग्री से पूर्व की ओर पड़ने के कारण सभी देशांतर हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, पूर्वी देशांतर है। इस 0 डिग्री का नाम हमने देखा था ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा से भारत पूर्व की ओर पड़ता है तो सभी देशांतर पूर्वी देशांतर हैं। इन पूर्वी देशांतरों में भारत की जो स्थिति है वो 68 डिग्री और 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में पाई जाती है। पूर्वी देशांतर भारत के गुजरात राज्य से प्रारंभ होता है और अंततः अरुणाचल प्रदेश में जाकर के समाप्त होता है। इसका अंतिम जो बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। यहां भारत की स्थिति को हम देशांतरों के संदर्भ में समझ पाए तो ऐसी कुछ रेखाएं जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं या कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इनका जो विस्तार है वो भारत में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है, जैसा कि हम इस रेखा से इस लाइन से देख पा रहे हैं, और अंततः हमारी विस्तार की स्थिति 97 डिग्री 25 मिनट पर जाकर के समाप्त होती है। ऐसे सभी देशांतर जो भारत के मध्य से गुजरते हैं उनमें मध्यवर्ती जो देशांतर है उस मध्यवर्ती देशांतर की जो स्थिति है वो हमें इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। ये कुछ ऐसे देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाओं की स्थिति में हम देख पाए जान पाए ये ऐसी कुछ देशांतर रेखाएं जो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच पाई जाती हैं। इनके मध्य एक समान दूरी होती है और ये समान दूरी देशांतरों के लिए, देशांतरों के मध्य औसत रूप से जो दूरी पाई जाती है वो पाई जाती है 111.32 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारे विस्तार की स्थिति को हम जान पाते हैं कि हमारे भारत का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर के बीच होगा। अब आगे हम देखें तो हमारे इन्हीं देशांतरों में, हमारे देशांतरों की जो स्थिति को हम जाने तो हमारे पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के बीच जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। हमारे गुजरात राज्य से लेकर के अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य तक जितने भी देशांतर आते हैं वो भारतीय देशांतर हैं, और इन भारतीय देशांतर को हमारे मध्यवर्ती देशांतर के रूप में लेकर के इसका उपयोग मानक समय के लिए किया गया है। अब यहां प्रश्न निकल करके आता है, हमारा जो मानक समय है, मानक समय वो निर्धारित किया गया है मध्यवर्ती देशांतर से, और वो मध्यवर्ती देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह हमारा भारत का मानक समय है। अब डियर स्टूडेंट यहां जान लें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हमारा मानक समय क्यों लिया गया है, क्योंकि सूर्य की स्थिति है वो स्थिर पिंड के रूप में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस प्रकार से
सूर्य अपने परिपथ मार्ग में चक्कर लगाती हुई आगे बढ़ती है। वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट पथ है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से गति करती है, इस प्रकार से गति करती हुई आगे बढ़ती है। तो पृथ्वी की इस गति के परिणाम स्वरूप सबसे पहले सूर्य की किरणें पूर्व की ओर दिखलाई पड़ती हैं और अंततः पश्चिम की ओर पड़ेंगी। तो इस अधिक विस्तार के कारण से भारत के समय के बीच अधिक अंतर आए। इस समय समायोजन के लिए इन देशांतरों के मध्य पाए जाने वाले विस्तार को एक सामान्य एक ही समय अंतराल के साथ रखने के लिए हमने हमारे देशांतरों के मध्यवर्ती देशांतर को चुना है और वो मध्यवर्ती देशांतर हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जान पाए होंगे 82.5 डिग्री मानक देशांतर क्यों चुना गया। भारत का लगभग मध्यवर्ती देशांतर होने के कारण भारत के मानक समय के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को चुना गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे देशांतरों में ये प्रश्न अलग से निकल करके आता है और प्रश्न होता है हमारे देशांतरों के संदर्भ में देशांतर रेखा निर्धारण करती है, देशांतर रेखा निर्धारण करती है। प्रश्न होता है अक्षांश के संदर्भ में हम जान चुके, अक्षांश रेखा जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, साथ ही वो 2 कटिबंधों का भी निर्धारण करती है। हमने देखा था कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी भाग कहा जाता है, उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और इसके उत्तरी भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसी संदर्भ में ऐसा एक देशांतर जो हमारे मध्यवर्ती देशांतर के रूप में जाना जाता है, यही देशांतर रेखा भारत के आधे समय को पूर्व की ओर समायोजित करता है, आधे समय को पश्चिम की ओर समायोजित करता है। इस प्रकार से मध्यवर्ती देशांतर को लेकर के भारत के संपूर्ण भू क्षेत्र का एक ही समय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि देशांतर रेखा निर्धारण करती है, तो भारत में गुजरने वाली या विश्व के संदर्भ में किसी भी देश के साथ गुजरने वाली देशांतर रेखाएं मानक देशांतर होती हैं, वो समय का निर्धारण करती हैं। तो इसके द्वारा देशांतर जो रेखाएं होती हैं ये समय निर्धारक होती हैं या समय का निर्धारण करती हैं, तो समय निर्धारक रेखा के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न होता है भारत का समय निर्धारक देशांतर माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का समय निर्धारक देशांतर माना जाता है। डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान दें किसी भी देश का समय देशांतर से ही निर्धारित किया जाता है। एक से अधिक देशांतर रेखाएं भी समय का निर्धारण करती हैं किसी एक ही देश में। रीजन होता है कि उस देश का देशांतरीय विस्तार अगर अधिक पाया जाता है, विस्तृत अधिक होता है, देशांतरों में फैलाव अधिक होता है, एक ही देश अपने समय का समायोजन नहीं कर पाता है, तो एक से अधिक देशांतरों का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए करता है। जिस प्रकार से रूस है, यूएसए है, इसी प्रकार के देश हैं जिनमें एक से अधिक समय निर्धारक देशांतर माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहां आप ध्यान देंगे और नोट भी करेंगे। यहां महत्वपूर्ण बात निकल करके जो आती है वो ये आती है कि विश्व में ऐसे भी कुछ देश हैं, विश्व में ऐसे देश जिनका अधिक समय देशांतर है, अधिक समय देशांतर है। समझ पाए होंगे अधिक समय देशांतर का तात्पर्य एक से अधिक देशांतरों से एक ही देश का समय लिया गया है। ऐसे देशों में हम चर्चा करें तो कुछ महत्वपूर्ण देश जिनमें रूस आता है, रूस का समय एक से अधिक देशांतरों में है, और उसी प्रकार से यूएसए देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश है, जिसका समय भी एक से अधिक देशांतरों से निर्धारित किया गया है। लेकिन भारत का विस्तार अधिक नहीं होने के कारण, देशांतरों में फैलाव अधिक नहीं होने के कारण एक ही देशांतर रेखा से समय निर्धारण किया गया है और वो समय कटिबंध माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब हम चर्चा करें 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो हमें कुछ इस प्रकार से गुजरती हुई नजर आती है। ध्यान दें, ये जो स्थान है
ये हमारा मानक समय स्थान माना जाता है। इसको कहा जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यहां से होकर गुजरती है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें परिवर्तन करके नाम कुछ परिवर्तन रूप में देखा गया है, और वो परिवर्तित रूप है वो किसी एक अन्य शहर के साथ संबंध रखता है, और प्रश्न यहीं से बना करके पूछ लिया जाता है। ये समय वर्तमान में हमारे मिर्जापुर को लिया गया है, मिर्जापुर नामक स्थान से लिया गया है। डियर स्टूडेंट, ध्यान दें कि ऑप्शन अगर दो हो, एक ही ऑप्शन में अगर इलाहाबाद और मिर्जापुर दोनों हो तो आंसर अपने को मिर्जापुर देना है। अगर ऑप्शन में मिर्जापुर ऑप्शन नहीं रखता है तो उस पोजीशन में अपने को स्थिति इलाहाबाद के रूप में स्पष्ट करनी है, अर्थात हमारा उत्तर इलाहाबाद होगा। अब हम आगे ध्यान दें, ये देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखें, उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, फिर स्थिति अगर आगे हम देखें तो उड़ीसा राज्य से गुजरती है, फिर आगे अगर हम स्थिति देखें तो आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ गुजरती है। तो इस प्रकार से हम इसको आगे देखें विस्तार के साथ तो कुछ इस प्रकार से हम पाते हैं। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश, इसको मैप के साथ ही देखें, उत्तर प्रदेश नेक्स्ट हिस्से में आता है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में ये स्थिति बनती है आंध्र प्रदेश की। अब इस स्थिति के साथ में हम कुछ राज्यों के साथ इसकी लोकेशन को देखते हैं। एक बार हम मैप के माध्यम से इसको पुनः देखेंगे, ये अवस्था हमें किस रूप में दिखलाई पड़ती है। इस रूप में कुछ स्थिति हमारी दिखलाई पड़ती है। यहां से होकर के गुजरती है। अब इस स्थिति में हम देखें तो सबसे पहला जो राज्य आता है वो निकल करके आता है हमारा, जहां से इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, मिर्जापुर नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद में आती है मध्य प्रदेश के साथ, इसके बाद में आती है छत्तीसगढ़ के साथ, इसके बाद में आती है उड़ीसा के साथ, और इसके बाद में आती है आंध्र प्रदेश के साथ। अब यहां हम ध्यान दें, यहां से अलग एक राज्य के रूप में विभाजन हो गया है, और यह राज्य पड़ता है तेलंगाना। प्रश्न यहीं से निकल करके आता है तेलंगाना। क्या इसी संदर्भ में वह नया राज्य जो भारत का 29वां नया राज्य गठन के रूप में अस्तित्व में आया था, क्या इससे होकर के गुजरती है? तो वहां ऑप्शन होगा नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना, लेकिन तेलंगाना को स्पर्श नहीं करती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस राज्य से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखें, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगर हम ध्यान दें तो यहां एक महत्वपूर्ण चीज ये भी निकल करके आती है, पूछ लिया जाए भारत का मानक देशांतर, जिन पर ये 5 राज्य तो आते हैं लेकिन सभी राज्यों का समय एक ही पाया जाता है,
क्या राजस्थान राज्य का समय अलग हो सकता है? क्या अरुणाचल प्रदेश राज्य का समय अलग हो सकता है? तो इस संदर्भ में किसी भी देश का समय एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन देशांतरी विस्तार अधिक होने के उपरांत ही ऐसा होता है। ये चर्चा इसलिए की जा रही है, ध्यान रखें, वर्तमान समय में भारत के समय को एक से अधिक किए जाने को लेकर के एक मीटिंग हो चुकी है, एक सम्मेलन के रूप में इसका आयोजन हो चुका है। आने वाले समय में हो सकता है इसका समय एक से अधिक भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, वर्तमान में सभी राज्यों का जो समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करती है, जो भारत का मानक देशांतर माना जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को कहा जाता है मानक यामोत्तर, मानक यामोत्तर रेखा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है। मानक यामोत्तर, जहां प्रश्न को यहां से हटा लिया जाता है, पॉइंट ये देकर के पूछा जाता है भारत का मानक यामोत्तर देशांतर है, भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारत का मानक यामोत्तर है। इस प्रकार से हम देखें तो भारत के देशांतरों के साथ जो संबंध पाया जाता है वो हमने देखा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के साथ पाया जाता है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ पाया जाता है। हम आगे ध्यान दें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मानक यामोत्तर रेखा है, इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का संबंध 5 राज्यों में है और साथ ही इसका संबंध भारत के सभी राज्यों के समय निर्धारण के लिए है, समय निर्धारण के लिए है। 3 तथ्य समझ में आ रहे होंगे। तीनों ही तथ्य विशेष रूप में जाने जाते हैं, पूछे जाते हैं। भारत का मानक समय क्या है, और इसी संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में दे दिया जाए राजस्थान का मानक समय है, तो राजस्थान का मानक समय भी यही बात कह रहा है, सभी राज्यों का मानक समय है वो भारतीय मानक समय के साथ ही निर्धारित है। साथ में इसका तथ्य अलग से जो निकल करके आता है वो यहां प्रश्न पूछ लिया जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका ग्रीनविच समय से संबंध पाया जाता है। ग्रीनविच समय से संबंध पाया जाता है। तो ग्रीनविच समय से क्या संबंध पाया जाता है, जैसा कि हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ चुके हैं और इतना सब जानते भी हैं। हमने अभी चर्चा की थी, ग्रीनविच रेखा से भारत की स्थिति पूर्णतः पूर्व में होने के कारण भारत के सभी देशांतर पूर्वी हैं और सूर्य की सबसे पहले किरणें पूर्व की ओर से दिखलाई पड़ती हैं। तो ग्रीनविच समय से जब समय का निर्धारण किया गया है तो एक कॉमन चीज है, कॉमन सा तथ्य निकल करके आता है कि सभी पूर्व में पड़ने वाले देशांतरों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच समय से पश्चिम में पड़ने वाले सभी स्थानों का समय, सभी देशों का समय से पीछे होता है। अर्थात ग्रीनविच से इस प्रकार का संबंध पाया जाता है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर पड़ने वाले, ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर पड़ने वाले, पूर्व की ओर पड़ने वाले सभी स्थानों का जो समय है वो आगे होता है,
पश्चिम में पड़ने वाले सभी देशों का समय होता है वो पीछे होता है। अब पीछे होता है तो कितना पीछे होता है इस संदर्भ में, और आगे होता है तो कितना आगे होता है। यहां हम एक तथ्य के रूप में तो ये जान चुके हैं, भारत का समय निश्चित रूप से पूर्व में पड़ने के कारण आगे होगा, लेकिन आगे होगा तो कितना होगा, तो आगे हमारा समय है वो 5 घंटे व 30 मिनट आगे होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं प्लस 5.5 घंटे का संबंध पाया जाता है। ग्रीनविच समय में भारत के मानक समय में 5.5 घंटे का संबंध पाया जाता है। 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे होता है। भारत में पहले सूर्योदय होता है, ग्रीनविच पर 5.5 घंटे बाद सूर्योदय की स्थिति बनती है। इस रूप में अगर हम आगे देखें तो डियर स्टूडेंट, आप इस चीज को कॉमन रूप से जान पाते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय का जो निर्धारण है वो यही रेखा करती है। यहां इसीलिए इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा। जुड़े हुए 2 प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम के लिए। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहीं विश्व का अंतरराष्ट्रीय जो समय है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से लिया जाता है। ग्रीनविच रेखा से भारत पूर्व की ओर पड़ने के कारण भारत का समय 5.5 घंटे आगे पाया जाता है। लेकिन अब यही संबंध भारत के स्तरीय स्थिति में पूछ लिया जाता है, भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पूछ लिया जाता है, और वो स्थिति होती है अगर भारत का वह राज्य जो पूर्व की ओर पड़ता है या भारत का वह स्थान जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में पड़ता है, वहां का समय हमारे मानक समय से आगे होगा या पीछे। निश्चित रूप से आगे होगा। 30 मिनट हो सकता है, आधा घंटा से 1 घंटा हो सकता है, 35 मिनट हो सकता है। अगर 82.5 डिग्री मध्यवर्ती देशांतर से पश्चिम में पड़ते हैं तो समय पीछे रहेगा। पीछे कितना रहेगा? 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 35 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। और अगला ही तथ्य इसी से निकल करके आता है कि भारत का समय जो देशांतर है इसमें पूर्व से पश्चिम के मध्य अंतर, पूर्व से पश्चिम के मध्य अंतर, पूर्व से पश्चिम के मध्य जो अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है 2 घंटे का। पूर्व से पश्चिम के मध्य 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। ये 2 घंटे का अंतराल हम समझ पाएंगे, अभी देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल से। 2 घंटे का अंतराल क्यों पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, तो हम देखें आगे की ओर। तो इस स्थिति को समझने के लिए हम यहां आगे देखते हैं। भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से हमें नजर आती है। ये बांग्लादेश की स्थिति है और ये भारत की स्थिति है। अब यहां हम देखें कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा समय है, इसके बीच में हमारे देशांतरों का जो अंतराल था वो हमने देखा था लगभग 30 डिग्री अंतराल। इस 30 डिग्री अंतराल के लिए हमारा समय 2 घंटे आगे क्यों है? एक फैक्चुअल तथ्य है, सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। 4 मिनट का समय लेता है। 30 डिग्री को पार करने में समय लगेगा मल्टीप्लाई 4। इस प्रकार से अगर हम कहें तो हमारा जो समय रहेगा वो बनेगा 120 मिनट। 120 मिनट होंगे। अगर 120 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट से हम इसको अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास में निकल कर के आता है समय 2 घंटे। इस प्रकार से हमारा समय पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर
पश्चिम में गुजरात तक 2 घंटे का अंतराल रखता है। भारत की स्थिति के संदर्भ में इस स्थिति को इस प्रकार से भी देखा जाता है। भारत में गुजरात राज्य से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, अर्थात यहां से लेकर के हम अरुणाचल प्रदेश तक की स्थिति को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नामक स्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। और यहां हम स्थिति देखें गुजरात की, तो गुजरात का स्थान है सागर मोता। इस स्थान तक फैला हुआ हमारा विस्तार है और यही विस्तार हमारा लगभग कितना डिग्री का अंतराल रखता है? 30 डिग्री का अंतराल रखता है। अब इसी संदर्भ में हम देखें तो भारत के आगे वाली स्थिति को लेकर के देखें तो भारत के लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में प्रश्न होता है। तो स्थिति इसी मानचित्र से हम समझें तो भारत की लंबाई और चौड़ाई में भारत की एक भुजा जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की जो भुजा है इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। लगभग एवरेज में हमने देखा कि भारत की जो आकृति है वो भी इस रूप में अगर हम देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारी आकृति भी कुछ इसी प्रकार से बनती है जैसा कि राजस्थान के साथ संबंध पाया जाता है। अभी तक प्रश्न आया नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भारत की आकृति पाई जाती है तो विषम कोणीय आकृति पाई जाती है। इस संदर्भ में भारत की लंबाई और चौड़ाई को लेकर, भारत की विस्तार के संदर्भ में अक्षांश और देशांतरी विस्तार को लेकर के प्रश्न मैक्सिमम होते हैं। यहां तक की चर्चा हम कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इसको अवगत करवाएं, शेयर करें। थैंक्स।